आज हम उस जमीन पर है जिस जमीन को लोग छोटा कश्मीर कहते हैं, जहां सोर वैली की वादियां हिमालय की चोटियां छूकर रोशनी बिखेरती हैं। आज हम हैं पिथौरागढ़ में। यहाँ के पहाड़ जितने खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग उतने ही बुलंद और हौसले वाले हैं। और इसी मिट्टी ने जन्म दिया मनीष कशनियाल जैसे माउंटेनियर को। इन्होंने 2013 के फ्लड्स के दौरान इमरजेंसी रोप ब्रिज बनाकर लोगों तक उम्मीद और जिंदगी का रास्ता पहुंचाया। इतना ही नहीं, असली पहाड़ी हीरो मनीष कशनियाल जी के नाम माउंटेनियरिंग के 12 से ज्यादा नेशनल एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। ये है मिसाल पिथौरागढ़ की, जहां शिखर से भी ऊंची इंसानियत है। कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, आप एक माउंटेनियर हो, माउंटेनियरिंग को आप प्रमोट कर रहे हो। आपने सोचा था कि बचपन से मैं एक माउंटेनियर बनूंगा, या पहाड़ चढ़ते चढ़ते लगा कि यार ये काम तो मैं बड़े अच्छे से कर लेता हूँ? बचपन में मेरे घर के पास से एक माउंटेन दिखता था। मुझे उसका नाम तो नहीं पता था, बट हमेशा ऐसा लगता था कि एक दिन मुझे इसके करीब जाना है। और जब मैं 2008 में इंटरेस्टिंग क्लाइंबर एंड एक्सप्लोरर्स करके एक सोसाइटी है पिथौरागढ़ में, जो माउंटेनरिंग और एडवेंचर स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सालों से काम करती आ रही थी, तो उन्हीं के साथ मैंने एक एडवेंचर कोर्स शुरू किया। और एट द एंड मुझे पता चला कि एडवेंचर के भी बहुत सारे पार्ट हैं, और कल के दिन माउंटेनरिंग में भी एज अ करियर हम लोग जा सकते हैं। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जब भी मेरा 12th होगा, उसके बाद मैं एक ऐसा फील्ड चूज़ करूँगा जो लोगों से थोड़ा डिफरेंट हो। तो तब से ही मेरी शुरुआत हो चुकी थी। और उस टाइम पे मैं बहुत छोटा था, 8th क्लास में मैं पढ़ता था। तो उस टाइम पे मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उस टाइम उत्तराखंड में एक एशियन गेम्स का एक क्लाइंबिंग कंपटीशन चल रहा था। बट ये था कि मेरी एज 18 नहीं थी, तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। बट उस टाइम मोटिवेशन ये मिला था कि शायद मैं इस फील्ड में भी कुछ कर सकता हूँ। तो फिर जैसे ही मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो मैंने चूज़ किया एडवेंचर स्पोर्ट्स। एंड फिर मैं एक माउंटेनियर बन गया। ओके, माउंट एवरेस्ट लोगों को बहुत फैसिनेट करता है। हर किसी को माउंट एवरेस्ट पे जाना है। कितना डिफ़िकल्ट है माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना? क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है? क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? एंड क्या प्रोसेस है जो लोगों को फॉलो करना ही पड़ता है अगर आपको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है? हर माउंटेनर का सपना है कि एक दिन उसको टॉप ऑफ द वर्ल्ड एवरेस्ट जाना है। और पहाड़ जितने दूर से खूबसूरत दिखते हैं, वो उतने ही डिफ़िकल्ट हैं जैसे जैसे हम जब उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं। तो उसका जो पहला फेज़ है, हम लोगों को माउंटेनरिंग के कोर्स करने हैं, जिसमें बेसिक माउंटेनरिंग कोर्स है, एडवांस माउंटेनरिंग कोर्स है, सर्च एंड रेस्क्यू है। और अगर आपको माउंटेनरिंग का टीचर बनना है तो आप MOI कोर्स कर सकते हो। देन उसके बाद आपको एटलीस्ट 6,000 मीटर की पीक क्लाइंब करनी है और एक 7,000 मीटर की पीक। तो अगर कोई बंदा ये कर लेता है तो उसके बाद वो आगे के लिए जा सकता है। और सबसे डिफ़िकल्ट जो चैलेंज आता है कि माउंटेनरिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है। अगर आप स्पोर्ट्स पे देखोगे तो वहाँ पे मतलब जो भी बंदा है उसका मतलब साल भर का वो रहता है। बट माउंटेनरिंग में इतना ज़्यादा एक्सपेंस आता है कि जो उसकी ड्रेस है, चाहे उसके शूज़ हैं, तो वो सारे इतने एक्सपेंसिव है कि एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आजकल बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, क्लाइंबर्स का जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है माउंट एवरेस्ट पे। एंड उसके साथ साथ कचरा बहुत फैलने लगा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसके पीछे क्या रीज़न है, और क्या ये पहले भी था या अभी ज़्यादा हो रहा है? देखो, हर कोई आज की डेट में एडवेंचर करना चाहता है। तो जिन लोगों के पास फ़ंड है, या जो लोग फ़ंड अरेंज कर लेते हैं, और अगर वो क्वालिफाइड हैं, तो वो एवरेस्ट जाते हैं। और ये बात सच है कि एवरेस्ट पे ट्रैफिक होता है। उसका एक एग्जांपल है, सपोज़ अगर 500 क्लाइंबर जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के, तो उनके सपोर्ट में शेरपा जा रहे हैं, तो वो जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है कि 500 है तो 1000 हो जाते हैं। और जो लॉजिस्टिक है, पूरी कंपनीज़ वहाँ पे जो लॉजिस्टिक वगैरह देखती हैं, तो वो लोग क्या है, सारी चीज़ें अरेंज करती हैं। और जो वहाँ पे मेन रीज़न है कि एवरेस्ट जैसी जगहों पे जो गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, वो ये है कि समिट फीवर, कि एक बार जब बंदा क्लाइंब कर लेता है, ठीक है, तब तक तो वो बहुत आसानी से मतलब जाने के एफर्ट लगाता है, सारी चीज़ें करता है, सब कुछ करता है। लेकिन जब उसका सबमिट हो जाता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ से गार्बेज कलेक्ट वापस अपने साथ लेके आते हैं। तो उस पर यह है कि नेपाल गवर्नमेंट हर साल कुछ ऐसे एक्सपीडिशन करती है नेपाल आर्मी के साथ मिल करके, कि वो जितना ज़्यादा गार्बेज हो सकता है वो लेके आए। तो वहाँ की गवर्नमेंट करती है। बट वही होता है कि अगर क्लाइंबर्स भी थोड़ा सा हेल्प करें कि जितना गार्बेज हम ला सकते हैं वो लेके आए, तो मुझे लगता है कि पहाड़ जल्दी से साफ़ हो सकते हैं।
आपने लॉन्गेस्ट क्लीनाथॉन हिमालय एंड गंगा के लिए काम किया, जिसमें आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला, बहुत सम्मान मिला। आपने एडवेंचर को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जोड़ा, तो ये आइडिया कैसे आया आपको? हर साल इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एक एक्सपीडिशन लॉन्च करता है, क्लीनिंग एक्सपीडिशन। तो वो उत्तराखंड और हिमाचल में बेसिकली किया जाता है और कई बार अरुणाचल पे भी करते हैं। तो उसी में ये था कि फ़ंड तो हमारे पास ऑलरेडी था और हम ऐसी जगह जा रहे थे। हमने उस टाइम पे किया था कि पिंडारी घाटी में उत्तराखंड की हम लोगों ने उस इवेंट पे हम लोग गए थे। तो एज अ पार्टिसिपेंट मैं जब उस इवेंट पे था तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इस पर थोड़ा सा कुछ डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को हम लोग कनेक्ट करें, जिससे मतलब ये रहे कि हम लोग लोगों तक ज़्यादा मैसेज दे पाए। तो हम लोगों ने एक सोच रखी कि हम लोगों ने उस टाइम पे बलजूरी पीक क्लाइम करी। देन क्लाइम करने के बाद तो हमारी जो जर्नी शुरू थी, जो बेयरफुट हम लोगों ने जब शुरू किया था, तो वहाँ से लेकर के जब हम टॉप क्लाइम करने गए थे, वहाँ से लेकर वहाँ तक उस एरिया में जितना भी ड्राई गार्बेज था, जैसे प्लास्टिक रैपर मोस्टली हम लोग उस पर वो करते थे, तो हम लोगों ने जितना ज़्यादा कलेक्ट हो सकता था वो करने की कोशिश करी। और एट द एंड हम लोगों ने सबको जब मैसेज देने की कोशिश करी तो वो पता चला कि हम लोग पहले ऐसे पर्सन हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की टीम के साथ कि हम लोगों ने इस इवेंट को कंप्लीट किया और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया। और आज भी उस घाटी में अगर कोई जाता है और वो अगर बोलता है कि भाई आप लोग के पास शीशे की बोतल है, हम लोग लेके जाते हैं, तो लोगों ने संभाल के रखी हुई है। तो ये मैसेज हमने देने की कोशिश करी और इसी की तर्ज पे हम लोगों ने उस कैंपेन को 2 साल और रन किया। हिमाचल में हम लोगों ने रन किया और 2024 में हम लोगों ने आदि कैलाश और ओम पर्वत वाले रीजन में भी किया। तो इस तरीके से हमारी एक पहल रहती है कि हर साल हम अपना कंट्रीब्यूशन नेचर को भी दे पाए। वंडरफुल। आपने बहुत सारे माउंटेन्स क्लाइम करे हैं, बहुत सारी पीक्स क्लाइम करी है। सो नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? अभी जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, अभी तक जो मैंने 30 से ज़्यादा पीक्स क्लाइम करी और 800 प्लस मैंने ट्रैक्स किए हुए हैं। तो अभी जो मेरा नया टारगेट है कि इंडिया में पैराग्लाइडिंग और क्लाइंबिंग ये अभी किसी ने ट्राई नहीं किया है। तो मैं अभी हाइक एंड फ्लाई का ट्राई कर रहा हूँ, बट मैं उसी के लिए स्पॉन्सरशिप और ये सब देख रहा हूँ। तो देखते हैं कि जैसे ही फंड वगैरह आ जाता है तो मैं वो ट्राई करूँगा, क्योंकि वो बहुत एक यूनिक एडवेंचर होने वाला है, क्योंकि इंडिया में रिस्क कम लेते हैं। नो डाउट। ओके, आपके नाम बहुत सारे अवार्ड्स हैं, 12 नेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आपके नाम है। आपने बहुत सारी पीक्स क्लाइंब करी है। कभी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो जब आपको लगा हो कि यार अब तो मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊँगा, अब तो यार बड़ा डिफ़िकल्ट है कि मैं यहाँ से कहीं जा भी पाऊँगा या इस सिचुएशन से निकल पाऊँगा? हर पीक का जो ग्रेडेंट है वो अलग अलग लेवल का है। तो इस तरीके के मतलब हादसे बोलें या इंसिडेंट होते हैं, मुझे लगता है कि माउंटेन्स आपको सिखाते हैं और वो आपके अंदर कितनी चाहत है कि उस टॉप पे पहुंचने के लिए वो ट्राई करते हैं। तो जब मैं एवरेस्ट में गया था, उस साल एवरेस्ट में ये सिचुएशन रही कि कोविड की वेव 2 थी और 2 साइक्लोन हिट हुए थे। तो वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि हम लोगों को 4 अटैम्प्ट करने पड़े। जब मैं सेकंड अटैम्प्ट कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरा एक्सपीडिशन यहीं ख़त्म हो जाएगा। मैं इंडिया का एज ए टीम लीडर गया हुआ था, तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एक ड्रीम से बढ़कर ही थी। मैंने सपना देखा था कि मुझे एवरेस्ट जाना है, पर मैं एज ए टीम लीडर जाऊंगा शायद मैंने सोचा नहीं था। पर जब मैं उस सिचुएशन में गया तो मैंने देखा कि भाई साइक्लोन आ रहे हैं। जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे तो एवलांच आ रहे थे, तो एक बार तो 5 मिनट के लिए हम एवलांच में फंस गए थे। तो जब हम लोग फंसे तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि भाई पूरा वाइट आउट हो चुका है। और कुछ कंडीशंस ऐसी हुई कि जब मैं जा रहा था तो वहाँ पे ये सिचुएशन हुई कि सब ने क्विट कर दिया, इंक्लूडिंग मेरे जो टीम के क्लाइंबर थे, उन लोगों ने भी क्विट कर दिया और उन लोगों ने बोल दिया कि भाई तुम मरने आ रखे हैं। तो मेरे अंदर से एक इंस्टीट्यूशन ये आया कि भाई मरने मतलब जो तुम ये शब्द बोल रहे हो, मुझे लगता है कि शायद तुमने मेरे को चैलेंज कर दिया। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी, मैंने कहा भाई देखो, इंडिया से जिस दिन मैंने तिरंगा उठाया था मैं मर उसी दिन गया था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि शायद एवरेस्ट से हम वापस ना आ पाए। और जो कंडीशन वहाँ पर थी, जब लास्ट अटैम्प्ट मेरा होने वाला था तो मुझे एक टास्क दिया गया कि आपको कैंप 2 से सबमिट करना पड़ेगा। कैंप 2 से सबमिट करना, 2000 मीटर का गेन करना मेरे लिए मरने के बराबर था। तो जब मैं उस सिचुएशन में गया, 250 मीटर नीचे सबमिट से 250 मीटर नीचे मेरे शेरपा बीमार हो गया और मैंने उस कंडीशन में भी शेरपा को बचाने की कोशिश करी। और जब मैं वापस गया 1 जून 2021 को जब मैंने सबमिट किया, उस टाइम पे ये था कि जब मैं रात को चल रहा था, मुझे एक पल ऐसा लगा कि भाई अब शायद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा और मेरी जो एनर्जी थी पूरी डाउन हो चुकी थी। लेकिन वही था कि जब मैं गया और अर्ली मॉर्निंग जब मैंने सबमिट किया, तो वो जो सबमिट ऐसा था कि मैंने बहुत सारे लोगों का सपना देखा
और मैंने ऐसे लोगों का सपना देखा कि जिन्होंने मेरा सपना बुनने में मेरी बहुत हेल्प करी थी। और सेम चीज़ है, 2018 में मैं एक सोलो पीक क्लाइंब कर रहा था नंदा लपाक। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरा फॉल होता है और मैं 500 मीटर तक ऐसे रपट के जाता हूँ, पूरा स्लाइड होके जाता हूँ। तो मुझे लगा कि एक पल के लिए मैं मर गया हूँ, पर अचानक से फिर मुझे याद आया कि भाई मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूँ। तो मैंने अपने आप को खुद को संभालने की कोशिश करी, बट जब मैं खड़ा हुआ ना, वो लास्ट एज थी। तो जब मैं वहाँ पे देख रहा था तो पूरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और पूरे पैर कांपने लगे थे। तो ये सिचुएशन होती है, बट वही है कि आप कितना अपने आप को शांत रख सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अगर बात की जाए घर वालों की, तो इंडियन पेरेंट्स बीइंग टिपिकल मानते नहीं है कि भाई चोट लग जाएगी, पहाड़ से गिर जाओगे। तो आपके घर वाले कितने सपोर्टिव है? जब शुरू में किया था तो उस टाइम घर वालों को समझ में नहीं आता था कि यार ये कर क्या रहा है, क्योंकि मतलब हमारे लोगों की एक माइंडसेट है कि भाई बंदे को आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, या फिर कोई भी जॉब पकड़ करके सेटल हो जाना है। बट वही था कि मैंने अपने घर वालों को कन्विंस करने की कोशिश करी। पहले 1 क्लाइंब करी, 2 क्लाइंब करी, 3 का क्लाइंब करी। जब 2017 में मैंने गंगोत्री 3 पीक क्लाइंब करी ITBP के साथ, तब मेरे फैमिली वालों को लगा कि यार हाँ, मतलब ये कुछ तो कर रहा है। बट उनको अभी भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे मतलब रिस्क है। बट हाँ, एडवेंचर में रिस्क होता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है। बट वही है कि अब जाके थोड़ा थोड़ा घर वाले सपोर्ट करने लगे। मतलब यह है कि उनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ, इसके लिए यही फील्ड बना है। तो अब जाके थोड़ा सपोर्ट है। एज आई हैव मैंशनड अर्लियर, माउंट एवरेस्ट सबको बहुत फैसिनेट करता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्लाइंब करना है, माउंटेनियर बनना है, बट रिस्क नहीं लेना। तो जो भी लोग माउंटेनियर बनना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं वो किसी न किसी कहानी से या किसी को देख करके इंस्पायर होते हैं। तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप जब सक्सेस देखते हो, मैं अगर एक एग्जांपल करूँ कि अगर कोई मेरी अगर कोई समिट की फ़ोटो देख रहा है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। तो मैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस कहानी को जानने की कोशिश करो कि कैसे उसने शुरू किया था। क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम क्लाइंबिंग करते हैं, चाहे नेपाल भी जाते हैं, तो वहाँ पे हमें यही बोला जाता है कि यार इंडियन क्लाइंबर्स ना यहाँ मरने के लिए आते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग शॉर्टकट तो ले लेते हैं, ठीक है, वो लोग पैसा लेके आ जाते हैं, बट वो टेक्निकली साउंड नहीं होते। अगर बंदा प्रॉपर एजुकेशन लेकर के, प्रॉपर टेक्निक सीख करके जाए और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे, तो मुझे लगता है कि जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो भी रिस्क ले सकते हैं। बट वही है कि लोग दूसरे को फॉलो करते हैं, इसीलिए फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। एग्जैक्टली राइट। तो टेक्निकली साउंड आप बोल रहे हो कि ये वर्ड आप बार बार यूज़ कर रहे हो, क्या है ये वर्ड? मैं यही बोलूँगा कि माउंटेनरिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो तभी आती हैं जब बंदा बेसिक और एडवांस करता है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको उस इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। जैसे माउंटेनरिंग में बहुत से अलग अलग इक्विपमेंट है और हर इक्विपमेंट की अपनी एक कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप देखते होगे कि हर माउंटेनर के हाथ में एक आइसेक्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग थर्ड लेग ऑफ माउंटेनर बोलते हैं। तो वही है कि उसके आगे जो शार्प एज है जिस पर दांत लगे रहते हैं, ठीक है, उसका हर एक दांत का अपना एक वेट कैटेगरी है, ठीक है। तो अगर बंदा उसको प्रॉपर सही तरीके से यूज़ करना सीख जाए तो अपने आप को वो ज़्यादा सेव कर सकता है। तो यही एक टेक्निकली जो साउंड में वर्ड यूज़ कर रहा था वो एक ये है कि अगर बंदा प्रॉपर प्रिपेयर होकर के जाता है, सारी चीज़ें सीख के जाता है, तो मुझे लगता है कि जो हादसे होते हैं माउंटेनरिंग में उसको भी हम कम कर सकते हैं। ओके, सो जो रेड एफएम का कैंपेन है एक पहाड़ी ऐसा भी, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं रेड एफएम की पूरी टीम को बहुत थैंक्स करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया और अलग अलग जाके आप ग्राउंड जीरो में जा कर के लोगों को ढूंढ के निकाल रहे हो। और वही होता है कि बहुत सारे लोग हमारे उत्तराखंड में ऐसे हैं कि उनका हिडन टैलेंट है लेकिन वो पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। तो आप लोगों की ये पहल बहुत ही सराहनीय है और मैं अप्रिशिएट करूँगा। जितने भी रेड एफएम के दर्शक हैं मैं उन सभी से बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेड एफएम को फॉलो करो और ऐसे ही टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप रेड एफएम को सपोर्ट करो। क्या बात है, सुपर्ब। दिस इज एक पहाड़ी ऐसा भी ऑन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। तू एक पहाड़ी ऐसा भी।